नमस्कार दोस्तों। कहानी की शुरुआत एक ठंडी सुबह से होती है। सूरज की किरणें अभी धरती पर ठीक से उतरी भी नहीं थीं कि शहर की सबसे सख्त मिजाज खातून पुलिस अफसर राधिका सिंह को एक संगीन खबर मिलती है। उन्हें बताया जाता है कि एक दूर दराज गांव में एक नौजवान ने अपनी ही मां का कत्ल कर दिया है। राधिका ने जैसे ही रेडियो पर यह सुना, फौरन अपनी जीप में बैठकर वाकई के मुकाम के लिए रवाना हो गई। राधिका का पुलिस सर्विस में यह पहला ही साल था, लेकिन उसने अपने साहस और फैसलों से पूरे थाने में इज्जत कमाई थी। निडर, नेक और नरमी की पुख्ता, यह उसकी शिनाख्त बन चुकी थी। जब वह गांव पहुंची, वहां का मंजर बहुत खौफनाक था। एक अधेड़ उम्र खातून जमीन पर पड़ी थी। उसके जिस्म पर गहरी चोट के निशान थे। वहीं पास ही एक 22 साल का नौजवान खड़ा था, जिसके हाथों में अभी भी एक भारी लकड़ी की लाठी थी। राधिका ने तेज आवाज में कहा, लाठी नीचे रख दो और खामोशी से हमारे साथ चलो। नौजवान ने बगैर कोई मुजामत के लाठी जमीन पर फेंकी और सर झुकाए खड़ा रहा। राधिका ने उसे हथकड़ी पहनाई और थाने ले आई। मानो जो होना था वह हो गया। थाने में कुछ घंटों तक उसे लॉकअप में रखा गया। राधिका चाहती थी कि पहले फॉरेंसिक रिपोर्ट और सबूती जांच की तस्दीक हो जाए। अरुण, जो वह नौजवान था, खामोश रहा। ना उसने कोई सफाई दी, ना ही कोई सवाल पूछा। कुछ ही वक्त में हुक्म आया कि मुलजिम को अदालत में पेश किया जाए। अदालत में जज ने तमाम इब्तदाई सबूतों को देखकर अरुण को कसूरवार मानते हुए फांसी की सजा सुना दी। लेकिन भारतीय कानून के मुताबिक फांसी की तारीख से पहले उसे 2 माह का वक्त दिया गया। यह वक्त अपील और आखिरी ख्वाहिश जैसे मराहिल के लिए होता है। अरुण को वापस उसी थाने लाया गया जहां राधिका तैनात थी। उसे एक अलग सेल में रखा गया जहां सीसीटीवी नहीं था। सिर्फ एक छोटी खिड़की थी जहां से हल्की रोशनी आती थी। कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक खातून रोती हुई थाने आई। उसने बताया कि उसके घर में किसी ने घुसकर सारी जमा पूंजी चोरी कर ली है। राधिका ने फौरन अपनी टीम को भेजा और उन्हें कहा कि घर की अच्छी तरह तलाशी ली जाए। वह खुद थाने में रुकी, क्योंकि अरुण को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। थोड़ी देर बाद जब वह अरुण के पास पहुंची, उसने देखा कि वह एक अथक खिड़की की तरफ देख रहा है। राधिका ने आहिस्ता से पूछा, तुम्हें इस फैसले से कोई तकलीफ नहीं हुई? तुम्हारी मां अब इस दुनिया में नहीं और तुमने उसके कत्ल की कोई वजह तक नहीं बताई। अरुण ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। उसकी मुस्कुराहट में ना तो नफरत थी, ना ही मजाक, बस एक अजीब सी सुकून। राधिका ने खुद को संभाला और बात को वहीं रोक दिया। उसी वक्त उसे कॉल आई कि चोरी की शिकायत झूठी थी और पैसे खुद उस खातून के बेटे ने निकाले थे। मामला वहीं हल हो गया। राधिका फिर से अरुण के पास आई। इस बार वह उसके लिए चाय लेकर आई। कप उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, तुम्हारे पास 2 माह हैं। अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता सकते हो। सरकार का कानून है कि फांसी से पहले कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। अरुण ने कप हाथ में लेते हुए गहरी सांस ली और कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है कि जब तक मैं जिंदा हूं, हर रात मैं किसी कुंवारी लड़की के साथ रहूं। राधिका का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। वह चाहती तो फौरन उसे डांट देती, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, क्या कोई मामूली ख्वाहिश नहीं? हम किसी लड़की को जबरदस्ती तुम्हारे पास नहीं भेज सकते। अरुण फिर से मुस्कुराया और बोला, तो आप ही क्यों नहीं? आप भी तो गैर शादीशुदा हैं और कानून भी यही कहता है कि आखिरी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। राधिका अंदर से हिल गई, लेकिन उसने ना तो गुस्सा दिखाया, ना ही कोई जवाब दिया। बस आहिस्ता से कहा, मैं सोचूंगी, और वहां से चली गई। उस रात राधिका चैन से न सो सकी। उसका जहन कई सवालों और उलझनों से घिरा था। क्या इंसान की आखिरी ख्वाहिश किसी अखलाकी हद से मार हो सकती है? क्या उसे अपने फर्ज और इंसानियत के दरमियान तवाजुन बनाना पड़ेगा? रात गहराती रही और अरुण की मुस्कुराहट उसकी आंखों के सामने घूमती रही। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से हर फैसला एक नई सिम ले सकता था। अगली सुबह राधिका अपनी डेस्क पर बैठी सोच में डूबी थी। रात भर वह सो ना पाई थी। अरुण की बात उसके जहन में गूंज रही थी, आप ही क्यों नहीं? यह अल्फाज बार बार उसे झंझोड़ते रहे कि एक तरफ उसकी इंसानियत थी जो कहती थी कि शायद अरुण सच में अकेला और टूटा हुआ है। दूसरी तरफ उसका फर्ज था, उसकी वर्दी, जो उसे यह कहने से रोकती थी कि वह उसकी ख्वाहिश पूरी करे। उसने अपने सीनियर अफसर से इस बारे में जिक्र तक नहीं किया, ना ही कोई सरकारी रद्द अमल दिया, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि वह इस कैदी के दिल की तह तक जाएगी, ताकि यह जान सके कि आखिर वह कौन है और उसकी हकीकत क्या है। राधिका ने अगले कई दिनों तक अरुण से कई बार बात की। वह हर बार टाल मटोल करता,
लेकिन हर मुलाकात में वह एक नया पहलू खोलता। कभी मां की बात करता, कभी गांव के लोगों की, कभी कहता कि उसे सजा मंजूर है, तो कभी कहता कि मां अब भी हर रात ख्वाब में आती है। एक रात राधिका थाने में अकेली थी। बाकी पुलिस अहलकार किसी बड़े छापे के लिए निकले थे। बारिश जोरों पर थी और बिजली की कड़क थाने की खामोशी को तोड़ रही थी। राधिका अरुण के सेल के पास गई। उसे लगा कि शायद आज वह कुछ नया बताएं। वह अरुण को देखती रही। कुछ पल वह लेटा हुआ था, आंखें बंद, लेकिन चेहरा पर सुकून। तुम्हें अपनी मां की याद आती है? राधिका ने आहिस्ता से पूछा। अरुण ने बगैर आंखें खोले कहा, हर रोज, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्या तुमने? सच में? राधिका ने बात अधूरी छोड़ दी। अरुण ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं, लेकिन बताने से क्या होता? किसी ने सुना ही नहीं। सबने मान लिया कि मैंने किया। उसकी आवाज में ना कोई गुस्सा था, ना कोई सफाई, बस सच्चाई की एक खफीफ सी परत थी। राधिका की आंखें भर आईं। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैंने इस केस को बस एक केस की तरह ही देखा? क्या मैं भी उस भीड़ का हिस्सा बन गई जो बस एक नाम को मुजरिम मान लेती है? लेकिन अब वक्त कम था। अगर अरुण की बातों में सच्चाई थी तो उसे सबूत चाहिए थे। वह अगले दिन अदालत के रिकॉर्ड्स खंगालने में लग गई। काम की फॉरेंसिक रिपोर्ट, मां के कॉल लॉग्स, मेडिकल रिपोर्ट, सब कुछ उसने दोबारा देखा। उसे कुछ गैर मामूली चीजें मिली, कुछ बातें आपस में नहीं मिलती थी। अरुण की मां के मोबाइल से आखिरी कॉल गांव के ही एक बायसर शख्स विकास चौहान को गई थी, जो पहले भी गैर कानूनी जमीन पर कब्जे के मामलात में पकड़ा जा चुका था। राधिका को शक हुआ कि कहीं इस कत्ल के पीछे जमीन का मुआला तो नहीं। उसने गांव में विकास चौहान के खिलाफ खफिया तहकीकात शुरू करवाई। इधर अरुण अब भी अपनी आखिरी ख्वाहिश पर कायम था। राधिका ने उससे दोबारा पूछा, तुम कोई और ख्वाहिश क्यों नहीं मांगते? वह बोला, क्योंकि मुझे जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें चाहने लगा हूं। तुम जैसी ईमानदार और सच्ची औरत मैंने कभी नहीं देखी। राधिका को अब यह एहसास होने लगा था कि अरुण के अंदर एक मासूम लड़का छिपा है, जिसे हालात ने पत्थर बना दिया। एक रात जब सब कुछ सुन्नाटे में था, राधिका ने अपने फैसले की हदों को परखते हुए वर्दी उतार दी। वह साड़ी पहनकर अरुण के पास गई। उसकी आंखों में कोई हवस नहीं थी, बस एक एतमाद था। वह बैठी, उससे बातें की, उसे इंसान समझकर सुना। ना कोई जबरदस्ती, बस दो इंसानों के दरमियान की खामोशियां और कुछ अधूरी बातें थीं। सुबह अरुण की आंखों में पहली बार उम्मीद दिखाई दी। उसने कहा, अगर तुम मेरी कहानी पर यकीन कर रही हो तो मुझे खुद को बेगुनाह साबित करने का एक मौका दो। राधिका ने उसका हाथ थामा और कहा, अब यह मेरी लड़ाई भी है। राधिका के सामने अब सिर्फ दो रास्ते थे। या तो वह एक कैदी की बातों को नजरअंदाज करे और उसे उस जुर्म के लिए फांसी पर चढ़ने दे जो उसने शायद किया ही नहीं, या फिर अपनी पूरी ताकत और ईमानदारी से सच्चाई को सामने लाए। ख्वाहिश के कि उसे अपने सिस्टम से भी टकराना पड़े। गांव से मालूमात आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही थी। राधिका ने जो खफिया तहकीकात शुरू की थी, उसमें पता चला कि अरुण की मां ने गांव के 22 साल शख्स विकास चौहान के खिलाफ सरकारी जमीन पर गैर कानूनी कब्जे की शिकायत की थी। उसी शाम विकास चौहान को अरुण की मां के घर के आसपास देखा गया था। यह वही कॉल थी जो राधिका को रिपोर्ट में शकूक लगी थी। राधिका ने अब इस केस को जाती तौर पर लेना शुरू किया। उसने डीएसपी को इत्तला दी कि वह फांसी से पहले आखिरी तहकीकात करवाना चाहती है। शुरू में उसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन उसने एक मजबूत केस फाइल बनाकर अपने सीनियर अफसरों के सामने पेश की। उसे 15 दिन की मोहलत मिली। अगर वह इस दौरान साबित कर सके कि अरुण बेगुनाह है तो केस दोबारा खोला जाएगा। इस दौरान अरुण को कुछ उम्मीदें बंधी थीं, लेकिन वह अब भी खामोश रहा। उसने राधिका से एक दिन कहा, अगर तुम ना भी कर सको तो भी शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मुझे कुछ दिन इंसान जैसा महसूस हुआ। राधिका ने जवाब दिया, तुम्हारी सच्चाई ही मेरा इम्तिहान है, मैं हार नहीं मानूंगी। राधिका ने गांव जाकर कई लोगों से खफिया मुलाकातें की। कई गवाह डरे हुए थे, लेकिन एक बूढ़ी खातून जो अरुण की मां की पड़ोसी थी ने आखिरकार सच बोला। उसने बताया कि विकास चौहान के गुंडों ने रात को घर में घुसकर अरुण की मां को मारा था। अरुण उसी वक्त घर लौटा था और उसने लाठी उठाकर हमलावरों को भगाया था, लेकिन तब तक उसकी मां की सांस टूट चुकी थी। उसने यह बात पहले इसलिए ना बताई क्योंकि विकास चौहान के आदमी धमकियां देते रहे। राधिका ने उसका बयान रिकॉर्ड करवाया, मेडिकल रिपोर्ट से उसका मुवाजना किया और मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड भी जमा किए। सारे सबूत इस बात की तस्दीक करते थे कि अरुण बेगुनाह था।
राधिका ने अदालत में नजरसानी की दरखास्त दायर की। सुनवाई हुई, गवाहों को बुलाया गया, सबूत पेश किए गए, विकास चौहान को गिरफ्तार किया गया। मामला कौमी मीडिया में उछल पड़ा। आखिरकार अदालत ने अपना पुराना फैसला वापस ले लिया और अरुण को बरी कर दिया। जब अरुण को अदालत से रिहा किया गया, वह खामोशी से राधिका के पास आया और बोला, तुमने मुझे जिंदगी लौटा दी। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, इंसाफ की जंग सिर्फ अदालत में नहीं लड़ी जाती, दिल और जमीर में भी होती है। कुछ माह बाद दोनों को अक्सर एक साथ देखा जाने लगा। राधिका ने शादी का कोई ऐलान नहीं किया, न अरुण ने कोई आवामी बयान दिया, लेकिन जो भी देखता उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए इज्जत और सुकून पाता। एक कैदी और एक अफसर की यह कहानी, जो एक अजीब सी ख्वाहिश से शुरू हुई थी, अब भरोसे, जद्दोजहद और सच्चाई के रिश्ते में बदल गई थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये बस इस समाज को आईना दिखाती है, जहां हर गुनहगार जरूरी नहीं कि मुजरिम हो। कभी कभी इंसाफ की राह इंसानी जज्बात से होकर भी निकलती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।